हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना डिस्कशन करेंगे कि अपने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। हालांकि हम एक डिस्कशन कर चुके हैं, इसका जो ब्रीफ डिस्कशन हमने किया था, जिसमें कि हमने एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था। अब देखिए, आपको ये पता है पहले से कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग थे या अगर नॉन टर्मिनेटिंग थे तो उसमें हमारी जो डिजिट्स आ रही थी डेसिमल के बाद वो रिपीटिंग डिजिट्स थी। ठीक है, उसके बाद जो इरेशनल नंबर्स थे वो हमारे वो थे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे और नॉन रिपीटिंग थे। ये डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर को भी व्यू नहीं किया तो पहले उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। अब हमारे पास जो नंबर लाइन है, हमने ये कहा था कि जितने भी नंबर्स आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स आप अपनी रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब जो बेसिक नंबर्स हमारे होते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 या इरेशनल नंबर्स, इसका तो हमने प्लॉट करके देख लिया था कि किस तरीके से प्लॉट करेंगे। उसके बाद भी हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हमें ये देखना है कि किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है। जैसे कि एक रियल नंबर हमने यहाँ पर लिया 2.665। अब बात ये आती है कि इसमें डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट्स हैं। ठीक, तो इसको कैसे हम ड्रॉ करें नंबर लाइन पर। तो देखिए, एक एग्जांपल को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर सेम अप्रोच हम हर एक एग्जांपल में यूज करेंगे। अभी जैसे एग्जांपल है 2.665, तो ऑब्वियसली ये नंबर देख के हमें पता चल रहा है कि ये नंबर कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आप इस नंबर को यहां से देखना शुरू करिए, लेफ्ट टू राइट इसको नंबर को आप देखना शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर दिखाई दिया डेसिमल से पहले, तो डेसिमल से पहले हमारा जो भी नंबर है, तो जैसे डेसिमल से पहले हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2.665 लिखा हुआ है, तो डेसिमल से पहले जो भी हमारे पास नंबर है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि डेसिमल से पहले 2 है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और 2 के बाद कुछ लिखा है 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब वो नंबर कहीं ना कहीं 2 से तो बड़ा है, और 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये नंबर मेरा कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इट मींस अगर आपके पास ये कोई नंबर लाइन है और लेट्स सपोज आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये 0 है, आपका ये 1 है, ये आपका 2 है और लेट्स सपोज ये आपका 3 है, तो ये जो नंबर होगा ये कहीं ना कहीं मेरा इस 2 2 3 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस 2 2 3 को अब आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए इतने पार्ट पर, और लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया 2 2 3, ये मेरा हो गया 2 2 3। अब इस 2 2 3 वाले पार्ट को जब मैंने लिया तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। हम बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं कि इसको हम अभी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो नंबर्स हमारे हैं इनको हम बोलेंगे ये 2.2 है, 2 है, इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा ये 2.0 है, ये 2.0 है, तो ये आपका हो गया 2.1, नेक्स्ट आपका हो गया 2.2, देन 2.3, देन 2.4, देन ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 2.5, देन ये आपका हो गया 2.6, 2.7, 2.8 एंड फाइनली ये 2.9, और 2.9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 0, तो वो मेरा हो गया 3.0। ठीक है, मतलब सीधा सीधा 0.1 ऐड करते चले गए ना, हमने 10 स्केल्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब ये जो नंबर आपका था इनिशियली तो आपने सिर्फ 2 को व्यू किया था, जब आपने सिर्फ 2 को व्यू किया था तो आपने इजीली कह दिया था कि ये जो 2 है मेरा कहीं ना कहीं 2 से 3 के बीच में लाई करेगा क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो आपका है 2.6, तो आपको सिर्फ 2.6 देखना है। तो देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप 2.6 देख रहे हैं तो ये जो 2.6 है कहीं ना कहीं 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 2.6 है और 2.7 है, तो 2.6 के हो सकता है आगे कुछ हो। ठीक, तो अब हमारा जो कंसंट्रेशन होगा सिर्फ इतने पार्ट पर होगा, जो 2.6 है 2.7 वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम फिर से दोबारा बना लेते हैं। अब इसको हम बोल रहे हैं लेट्स सपोज हमने बना दिया 2.6 और लेट्स सपोज हमने बना दिया 2.7। अगेन अब आप सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, इसको फिर से आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये अगर पॉइंट आपका है 2.6 तो इसको मैं कह सकता हूं ये 2.60 है, ये आपका क्या हो जाएगा फिर 2.61, ये फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट 2.62, ये आपका हो गया 2.63, दिस इज योर 2.64, देन 2.65, देन 2.66, देन 2.67, देन 2.68, देन 2.69 एंड फाइनली 2.70। बिल्कुल सही बात है, मतलब हम 0.01 इसमें हर बार ऐड करते चले गए, ये तो हमने किया। जैसे पहले आपके पास क्या था 2.60 था, फिर आपने उसमें और ऐड कर दिया, 0.1 ऐड किया तो कितना हो गया 2.61 आ गया, फिर 0.01 ऐड कर दिया फिर कितना आ गया 2.62 आ गया, ऐसे तो आप ऐड होता चला गया। फाइनली जब आपका 2.69 हुआ था, इसमें जब आपने 0.01 ऐड किया तो कितना आ गया, ये 2.70 तो हो गया, ये 2.70 आपका हो गया। अब ये जो नंबर आपको नेक्स्ट देखना है वो है एक डेसिमल और ले लीजिए आगे 2.66। अब जब 2.66 है
तो ये बिल्कुल क्लियर है ना कि जो भी नंबर होगा वो 2.66 से 2.67 के बीच में होगा। इसका मतलब ये जो आपका नंबर लाई करेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा 2.66 और 2.67 के बीच में। ठीक, आप वापस से लाइन बनाइए, आपने फिर एक लाइन बना दी। अब ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसको हम कह रहे हैं 2.66 से ये हमारी लाइन बनानी है 2.67 तक। अब इसमें क्योंकि एक डेसिमल प्लेस और आ गया, इसको हम बोल रहे हैं 2.660। ये क्या हो गया 2.661, 2.662, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं जैसे 2.661, ये हमारा हो गया 2.662, इस तरीके से ये हमारा हो गया 2.663, 2.664 और ये जो पॉइंट हमारा है दिस इज योर पॉइंट 2.665। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एक रियल नंबर इस तरह का वो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से उसको करिए, सिर्फ उतने पार्ट पर कंसंट्रेट करिए, उसको मैग्नीफाई करके दोबारा बना लीजिए, मैग्नीफाई करके दोबारा बनाने के बाद वापस से उसको फिर उतने पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, फिर सिर्फ उतने पार्ट को देखिए जहां पर वो आपका नंबर लाइन कर रहा है और इस तरीके से आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। आप इस तरीके से उसको मार्क करके दिखा देंगे दिस इज आवर 2.665 या जो भी आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो यही तरीका है किसी भी रियल नंबर को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से इसमें। अब नेक्स्ट सपोज आपके पास ये नंबर है कि 5.37 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया 5.37 बार और लिख दिया अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो आप सबसे पहले 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें क्योंकि ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग आपका है। ठीक, तो आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये बना लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बताया हुआ है कि डेसिमल से पहले क्या नंबर है, डेसिमल से पहले आपका 5 नंबर है, 5 नंबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 से 6 के बीच में लाई करेगा। तो आप सबसे पहले जो इसमें नंबर लाइन बनाएंगे उस नंबर लाइन में आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद आप क्या कहेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हम सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करेंगे 5 से 6 वाला। ठीक है, आप दोबारा नंबर लाइन बनाइए, आपने दोबारा नंबर लाइन बनाई, ये आपकी बन गई 5 से 6 के बीच में। अब 5 से 6 के बीच में बनी तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर 5.1, देन 5.2, देन 5.3, 5.4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इसी तरीके से आपका चल रहा है 5.8, 9 हो गया, 5.8 हो गया, 5.7, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1। अब जो नेक्स्ट आपका नंबर है वो आपको क्या लेना है, आपको लेना है 5.3 की अब बात करनी है। तो 5.3 जो आपका होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा 5.3 से 5.4 के बीच में। आप वापस से फिर एक नंबर लाइन बना दीजिए, उसमें आप डाल दीजिए कि हमारा हो गया 5.3 और ये हमारा हो गया 5.4। फिर किस तरीके से बढ़ाएंगे, वही ऐड करते जाइए। ये क्या हो गया 5.30, फिर ये आपका कितना हो गया नेक्स्ट 5.31, देन 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 37, 38, 5.39 एंड फाइनली 5.40 या 5.4। अब नेक्स्ट नंबर आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर आपको चाहिए 5.37। तो 5.37 आपका कहाँ होगा, ये 32 है, 33, 34, 35, ये होगा आपका 5.37 और ये आपका हो गया 5.3, ये आपका 6 है, ये आपका लेट्स सपोज 7 हो गया और लेट्स सपोज ये आपका 8 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपको लेना 5.37, तो 5.37 आपको होगा 5.37 और 5.38 के बीच में। आप वापस से फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। अभी आपका हो गया 5.37 और ये आपका हो गया 5.38, या इसको आप ये भी कह सकते हैं ये हो गया 5.370, 5.380। नेक्स्ट क्या बनेगा 5.371। अब देखिए मैं पूरा नंबर नहीं लिखना, हो गया 371, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका नंबर हो गया 5.377, ये फिर आपका हो गया 5.378, देन फिर ये आपका 5.379 और 5.380। अब जो नेक्स्ट नंबर आपको लेना है फिर वही लेना है 5.377 लेना है। तो 377 ऑब्वियसली क्या होगा, 377 होगा 377 और 378 के बीच में। आप इसको फिर बनाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट मिलेगा 5.3777, देन फाइनली 5.37777 आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आ गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास आ गया और हमारे से वो कह रहा है कि बताओ ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर वो डायरेक्टली हमें फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है और अगर उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो जब हम उसको लॉन्ग डिवीजन से बार बार डिवाइड करते जाएंगे तो हम इजीली बता देंगे कि अगर टर्मिनेट हो गया रेशनल नंबर है,
टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो हम इजिली बता देंगे कि रेशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो भी हम इजिली बता देंगे कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये कब बता सकते हैं आप, जब आपके पास फ्रैक्शंस में एक नंबर दिया हो, लेट्स सपोज 8/3 दे रखा हो, 1/7 दे रखा हो, 6/9 दे रखा हो, ठीक। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज √2 बताइए रेशनल है या नहीं है, √3 बताइए रेशनल है या नहीं है, √5 बताइए रेशनल है या नहीं है, तो ये हमें पता है कि ये जो बेसिक नंबर्स होते हैं छोटे छोटे, ये रेशनल होते हैं। और इरेशनलिटी प्रूव करने का जो प्रॉपर मेथड है वो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा, इस क्लास में नहीं है। लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें किसी इरेशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इरेशनल नंबर की वैल्यू निकाल रहे हैं, सारे इरेशनल नंबर की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो बेसिक इरेशनल नंबर जैसे जो आप पढ़ते हैं वो आपने देखे होंगे, जैसे कि √2 हो गया आपका, या √3 हो गया, या √5 हो गया, या √7 हो गया, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने भी आपके रेशनल नंबर से लिखे हुए हैं ये आपके पास स्क्वायर रूट्स में लिखे हुए हैं, ठीक। तो एक ना लॉन्ग डिवीजन मेथड ही होता है जहां पर हम किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको समझ लीजिए आप। अब सपोज हम यहाँ कर रहे हैं √2 की वैल्यू निकालने की, √2 की वैल्यू कितनी होगी, तो √2 की वैल्यू जैसे आपको पता है 1.414 होती है। अभी निकलेगी कैसे इसको समझिए। अब क्या करना है कि इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अब सपोज करिए आपने √2 की निकालनी है, आप यहां लिख दीजिए 2 लिख दिया आपने, उसके बाद यहां पर इस तरीके से बना दीजिए इसको। अब आपको इस 2 को ऐसे नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि 2 से ज्यादा ना आए उसकी जो वैल्यू है। यानी कि आपको कोई भी दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं a इंटू b जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 से ज्यादा ना आए, और ये जो दोनों नंबर्स हैं a और b ये आपके इक्वल होने चाहिए। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें करनी है a इंटू a करके, जहां पर a और b इक्वल हो। अब आप कहेंगे 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी तो रिजल्ट ही 0 आ जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने 1 लिया तो आप करेंगे 1 इंटू 1, हाँ ठीक है, रिजल्ट 1 आ गया जो कि 2 से छोटा है, 1 ले सकते हैं। आपने कहा ठीक है 1 से थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, आपने कहा 1 से बड़ा नंबर हमने 2 देख लिया। तो अगर आपने 2 देख लिया तो आप फिर करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 तो उससे बड़ा हो गया। इसका मतलब 2 पर नहीं जाएंगे, उससे कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बाद जाएंगे सपोज अगर आप लेते हैं 3 तो आपका आएगा 3 इंटू 3, वो तो और बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको एक मिनिमम नंबर रखना है जिसका जो जब मल्टीप्लाई करें उसको अपने आप से ही तो इससे कम आए। तो आपने कहा ठीक है सबसे पहले 1 ले लेते हैं। तो क्या किया आपने, इधर 1 लिख दिया जो आपका डिविडेंड होता है, जो आपका डिविजर होता है। ये डिविडेंड हो गया, डिविजर हो गया, और ये आपका हो गया कोशेंट, ठीक है। तो 1 इंटू 1 और जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपने यहां लिख दिया, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर लिख दीजिए। 2 में से 1 गया, आपका बच गया 1। सिंपल एक आपका डिवीजन मेथड की तरह हो गया। बस यहाँ पर क्या था कि आप ये एज्यूम कर लीजिए कि आपको सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ था और कोशेंट और डिविजर आपने खुद से निकाले हैं, और वो इस तरीके से निकाले कि दोनों सेम है, और सेम होने के बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस डिविडेंड से कम होना चाहिए। जो रिमाइंडर बचा वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे इसमें। जब आपको ये डिविजर मिल गया, सॉरी जब ये रिमाइंडर आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये था डिविजर, इस डिविजर में आपने इस कोशेंट को ऐड कर देना है। यानी कि अब जब आप इस कोशेंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 1 करेंगे, तो ये आपका हो गया 2, 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 से, इस 2 के बाद हम कोई और नंबर लेंगे और रिमाइंडर हमारा 1 हो गया, और कोई मेरे पास डिजिट यहाँ बची नहीं है। तो जैसे आप डिवीजन में क्या करते हैं, जब डिजिट्स नहीं बचती हैं आपके पास तो आप क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर 0 लिखते हैं आप, ठीक। लेकिन जब भी हम इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका तरीका क्या रहता है निकालने का। सपोज ये तो √2 है, सपोज आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 180 आपके पास कोई नंबर है, और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका तरीका ये होता है कि राइट साइड से हम चलते हैं और 2 के पेयर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। राइट साइड से हम चलते हैं, 2 के पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो अगर 180 होता तो हम सबसे पहले 80 लेते, फिर हम 1 लेते, सिंगल बन गया। अब जैसे आप 2 का निकालना है तो 2 को आप ये भी तो कह सकते हैं 2.00000, कितने भी आप 00 लिख लें
तो जैसे ही आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो उसके बाद आप डायरेक्टली 2 जीरो लिखेंगे, पेयर्स में लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, सिंगल जीरो लिखेंगे, पेयर्स में लिखेंगे आप। ठीक, अब जैसे आपने पेयर्स में लिख दिया उसके बाद क्या होगा, ये तो 2 आ गया यहाँ पर। अब 2 के बाद फिर से आपको एक ऐसी डिजिट लेनी है, सपोज अब आपने कहा 2 के बाद मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पर अगर आपने 0 ले लिया तो यहाँ पर भी आपकी 0 लगेगी, सेम रहेगा वो आपका, जो भी आप यहाँ पर डिजिट लिखेंगे इस प्लेस पर, और जो डिजिट यहाँ पर आएगी वो दोनों डिजिट सेम होंगी आपकी। और और मल्टीप्लाई जब करके देखेंगे इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो अगर आपने यहाँ पर 0 ले लिया तो यहाँ पर भी आपका 0 आएगा, तो आप करेंगे 20 इंटू 0, वो तो आपका 0 आ गया, ये नहीं ले सकते आप। ठीक है, हम लेते हैं 21 इंटू 1, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर भी 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 आएगा। 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 आएगा। हाँ ठीक है, 100 से छोटा है, ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़े पर चलते हैं। 21 इंटू 1 किया तो 21 आ गया। अब सब हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2 लेंगे, तो कितना आ गया 22 इंटू 2, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 44। हाँ ठीक है, अभी भी छोटा है, आगे चलते हैं। 23 इंटू 3 लेते हैं, 23 इंटू 3 लेंगे तो कितना आ गया 69। ठीक है, अभी भी छोटा है, एक बार फिर आगे देखते हैं। डिवीजन में आप इसी तरीके से तो करते हैं। उसके बाद आपने सपोज 4 लिया, 24 इंटू 4 लिया तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 96। हाँ 96 भी 100 से छोटा है। ठीक, उसके बाद अगर आपने 5 लिया, आपने क्या 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 आपका हो गया 125, ये आपका बड़ा हो गया, 100 से बड़ा हो गया। इसका मतलब आप क्या लेंगे, आप लेंगे 24 इंटू 4 96, यानी कि आप कौन सा नंबर लेंगे, आप लेंगे 4। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका 24 आ गया, इधर भी आपका आ गया 4। 24 इंटू 4 आपका कितना आ गया, ये 96 आ गया। उसके बाद 96 आने के बाद आप वापस से इसका रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। और ये जो आपका था डिवीजर, इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, जो भी आपका ये क्वेश्चन में ऐड हुआ था, 4 ऐड हुआ था, तो 20 प्लस 4 ये आपका हो गया 28। उसके बाद डेसिमल आप पहले लगा चुके हैं, यहाँ पर अब आप अपनी 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर अब आप अपनी 2 जीरो लगा दीजिए। और अब आप फिर सोचिए कि यहाँ पर मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो अगर आप इसमें 0 तो कहीं आएगा नहीं, 0 तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर 1 लेंगे तो 281 इंटू 1 कितना आएगा, 281 आ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर आप 2 ले लेंगे तो 280, अगर आप 2 ले लेंगे इसमें तो देखिए 282 इंटू 2 कितना आएगा आपका, ये 2 टू 4 और 564 आ जाएगा, जो कि 400 से बड़ा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप 1 ही लेंगे, यहाँ पर भी आपका 1 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1 आ गया। इसको आप लिख दीजिए 281, रिमाइंडर लिख दीजिए, कितना बचा 10 में से आपका 9 और 9 में से हट गया 1 और 1, ये आपका बच गया 119। उसके बाद ये जो 281 है इसमें क्या ऐड कर देंगे, 281 में ऐड कर देंगे आप 1, तो ये कितना आपका आ गया, हो गया 282 आ गया। अब वापस से क्या करेंगे, 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर पेयर्स में लगेंगी। फिर वही देखिए कि यहाँ पर आप 1 ले, 2 ले, 3 ले। अब यहाँ पर आप 1 लेंगे तो 2821 इंटू 1, ठीक है वो तो चल जाएगा। उसके बाद अगर 282 इंटू और 2 लेंगे तो कितना आएगा, 4 4 16 5654, उससे छोटा है और बड़ा ले लीजिए। सपोज अभी आप ले लीजिए 2822 इंटू 3 करके देखिए, आप खुद से करके देखिए। 2822 3 इंटू 3 करके देखिए, 3 3 9 3 6 8 के 24 2 3 6 7 8 4 6 9, अभी भी छोटा है, और करके देख लीजिए। कोई और नंबर लीजिए, 2824 इंटू 4 ले लीजिए। 2824 इंटू 4 लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2824 इंटू 4 अगर लेंगे तो 4 16 1 4 8 9 32 ये बन जाएगा आपका 11296, क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे तो उससे ऊपर निकल जाएगा। तो आप लेंगे 282, यहाँ पर आप लिख देंगे 4, यहाँ पर भी आपके लिख देंगे 4, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 11296, और फिर आपका एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप आपका वैल्यू आ गई, जैसे उधर क्वेश्चन में 1.414, तो ये आपकी वैल्यू हो गई √2 की। और जब और आप 5-6 प्लेसेस पर निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये आपका कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, और जो डिजिट्स भी आ रही हैं वो भी आपकी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो उसको भी देख के आप बता सकते हैं कि ये मेरा इरेशनल नंबर है, और अगर मुझे वैल्यू बतानी है उस इरेशनल नंबर की वैल्यू कितनी है, तो जो आपका क्वेश्चन आ गया वो आपकी उस इरेशनल नंबर की वैल्यू होगी। ये बड़ा सिंपल मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक, और जो आप अपने सिलेबस में इरेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं वो आपके सिंपल स्क्वायर रूट्स ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब सपोज आपको निकालना है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स के ऊपर। जैसे पहला रिजल्ट हमारा लिखा हुआ है कि सम ऑफ क्यू हमने किसके लिए डिनोट किया था, रेशनल नंबर के लिए, और जो क्यू डैश हमने लिखा है इसको हमने एक नाम दिया था इर्रेशनल नंबर। तो जो सम होता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, वो मेरा एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये। लेट सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है 2 और लेट सपोज आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है √2। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 2 + √2 आ गया। तो 2 + √2 क्या है, वो तो एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए जब भी आप किसी रेशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आपका सम आएगा वो आपका एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है। देखिए नॉन जीरो क्यों कहा उसने, नॉन जीरो इसलिए कहा क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से तो फिर आप किसी की मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर रेशनल नंबर की वैल्यू जीरो है तो चाहे उसमें आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर ले तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। नॉन जीरो रेशनल नंबर आपने कहा लेट सपोज 2 है और इर्रेशनल नंबर आपने लिया सपोज √2। जब आपने 2 की √2 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आ गया आपका 2 √2 क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 की वैल्यू तो क्या आएगी, वही 1.414, पता है जो बहुत बड़ी वैल्यूज की आएगी, उस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, तो वो एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट या डिवीजन हम करेंगे जब दो इर्रेशनल नंबर्स की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही हो। जो ऊपर की दो प्रॉपर्टीज थी इसमें तो हमने जो सम और मल्टीप्लिकेशन किया था वो एक रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से किया था। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं, अगर दो इर्रेशनल नंबर हैं और अगर हम दो इर्रेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सम भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपके पास लेट सपोज करिए कि एक आपके पास इर्रेशनल नंबर है, लेट सपोज आपके पास ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेट सपोज √2 ही है, सपोज ये √2 आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है और लेट सपोज एक इर्रेशनल आपके पास है -√2। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस -√2 कितना आ गया, 0 आ गया। 0 क्या है, 0 तो एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है कि जब हमने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो उसका सम 0 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें लेट सपोज एक आपके पास इर्रेशनल नंबर है √2 और लेट सपोज आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है √3, तो इसका सम क्या रहा, ऐसे लिखा जाएगा √2 + √3, यानी कि ये क्या है आपका, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब जब भी आप दो इर्रेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है, वो इर्रेशनल भी आ सकता है। सेम चीज अप्लाई होती है आपकी डिफरेंस पर, ठीक, सेम चीज आपकी होती है प्रोडक्ट पर अप्लाई। अब प्रोडक्ट आप कैसे कहें, प्रोडक्ट आप कह रहे हैं लेट सपोज आपने मल्टीप्लाई किया, लेट सपोज आपने मल्टीप्लाई किया √2 और लेट सपोज आप कह रहे हैं √2 × √3, दोनों इर्रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये √6 आ गया। √6 वापस से आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब सपोज आप कह रहे हैं कि एक हमारे पास नंबर है 27 और लेट सपोज एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है 3, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 27 × 3 आपका हो गया 81। 81 को जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ गया 9 × 81, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 9 आ गया, यानी कि एक रेशनल नंबर आ गया। तो इट मींस जब आपने दो इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक, उसी तरीके से आप डिवीजन में भी चेक कर सकते हैं इसको, सेम चीज अप्लाई आपकी होती है। जैसे आपने कहा कि √3 डिवाइड बाय √3 1 आ गया, रेशनल नंबर आ गया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं √3 डिवाइड बाय √2 ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे हमारे इर्रेशनल नंबर के ऊपर। एक दो चीजें और देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। अब जैसे आपको अगर कोई दो नंबर्स उसने दे दिए और आपसे कह रहा है कि इन दो नंबर्स के बीच में बताइए रेशनल नंबर कौन सा होगा या इर्रेशनल नंबर बताइए कौन सा होगा, तो एक एक एग्जांपल मैंने दोनों का ले लिया है यहाँ पर। अब उसने आपको दो नंबर्स दिए हैं, नंबर देख के देखिए आपको सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि जो दो नंबर्स दिए हुए हैं वो कैसे नंबर्स हैं, वो रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। चेक करिए, 2 3 2 3 2 3 2 4 × 3, इसका मतलब कोई रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, इसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि रिपीटिंग वो होता है जहां पर सेम डिजिट्स आपकी बार बार आ रही है, यहाँ पर सेम डिजिट्स नहीं आ रही है, यहाँ हर दो के बाद नंबर ऑफ थ्रीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं आपके। उसी तरीके से जो दूसरा नंबर आप देखें ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है,
इसका मतलब दोनों के दोनों जो मेरे नंबर्स हैं ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि इन दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में आप एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। बड़ा सिंपल है, देखिए किस तरीके से करना है। दोनों नंबर्स को आप देखिए, मान लीजिए ये आपका नंबर है ए और मान लीजिए ये आपका नंबर है बी। ठीक है, अब अगर आप इस नंबर को देखें, ये तो है 0.2, ये भी आपका है 0.2, उसके बाद यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब अगर आप यहीं तक इन नंबर्स को कंपेयर करें, सिर्फ यहीं तक कंपेयर करें, एक नंबर आपको दिख रहा है 0.23 और एक आपको दिख रहा है 0.25, तो ये तो क्लियर है कि हाँ एक 0.23 है और एक आपका है 0.25, तो ये नंबर इससे छोटा है। 0.23 इज ऑलवेज लेस देन 0.25। उसके बाद कुछ भी आपका बढ़ रहा हो, उसके बाद कुछ भी आपका बढ़ रहा हो, लेकिन इनिशियल तो इतना है ही ना आपका। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि a इज लेस देन b, ये हमें क्लियर है। अब इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो कि b से छोटा हो और a से बड़ा हो। लेट सपोज वो नंबर कोई c है, क्योंकि हमें बीच में निकालना है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। इसका मतलब हमें a और b के बीच में एक नंबर निकालना है। लेट सपोज हम कह रहे हैं c, जो कि आपका a से बड़ा हो और b से छोटा हो। ठीक है, निकाल देते हैं अभी। अब कैसे निकालेंगे, अब आप ये करिए b से छोटा आपको नंबर लेना है, तो b से छोटा नंबर अगर आपको लेना है, इसका मतलब लेट सपोज जो आपका b है, अगर आप b को यहां तक कंसिडर करें 0 पॉइंट, अब सपोज अगर आप b को इतना लें, ये जो b आपका लिखा है ना 0.255525 जो भी आपका लिखा है आगे, मैं कह रहा हूं अगर आप इस नंबर को सिर्फ यहां तक आप कंसिडर करें, क्योंकि 25 तक तो हमने देख ही लिया, तो ये आपका हो गया 0.252। अब अगर मैं कहूं कि वो जो c है, अगर उस c को मैं ले लूं 0.250, तो देखिए ये c इससे कम है या नहीं है, और ये रेशनल भी है। 0.250 टर्मिनेट हो रहा है, आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। तो जो c आपका हो गया 0.250, ये 0.250 हाँ इससे कम है, b से कम है, और 250 a से बड़ा है। इसका मतलब 0.250 एक ऐसा नंबर हो गया विच लाइज बिटवीन a एंड b। इस तरह के आपके बहुत नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं इस तरह के। हमें तो सिर्फ एक निकालना था, हमने एक निकाल दिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं 0.251 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको इर्रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन a एंड b। आप देखिए, अब जैसे a आपका है 0.1 बार और b है 0.1101, तो दोनों हमारे रेशनल नंबर्स हैं। हालांकि जो a है वो हमारा एक रेशनल नंबर ऐसा है जो कि नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग है, और जो आपका b है वो आपका हो गया 0.1101। अब अगर आप इन दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो देखिए 0.11 और 0.11 यहाँ तक तो कॉमन है, उसके बाद इसमें यहाँ पर 0 आ गया, इसमें यहाँ पर 1 आ गया, तो ये आपको क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पर मिल गया। अगर सिर्फ इतना आप व्यू करें कि जो आपका a है वो बड़ा है, क्योंकि 0.111 इज ग्रेटर देन 0.110। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया कि a इज ग्रेटर देन b, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो b है वो आपका a से छोटा है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम लेट सपोज कह रहे हैं c, जो कि a और b के बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि आपका b और a के बीच में होगा, c वो नंबर होगा। इसका मतलब इस c नंबर को आपको इससे तो बड़ा रखना है और इससे छोटा रखना है। ठीक है, इससे बड़ा रखेंगे। अब अगर b से बड़ा होगा, इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है b 0.1101 आपको दिया हुआ है, इससे जो बड़ा होगा। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा नंबर आपका हो सकता है जो इसके बाद आएगा। इसके बाद क्या नंबर आएगा आपका, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ 0.110111, ये मैंने सपोज कह दिया है आपका एक नंबर, इसके बाद आएगा। ठीक है, अब इसके बाद, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पर भी देखेंगे इसको, जैसे अभी बनाई थी ना हमने 1101, और नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो 1101 और 11 इसके बाद भी कुछ लगा हुआ, तो ऑब्वियसली उसके थोड़ा बाद आएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पर इस a से इसको कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली उससे तो बड़ा ही है, क्योंकि इसमें तो सारे 1111 है, इसमें तो मेरा फिर भी 110 आ गया, तो इसका मतलब आपका ये नंबर हो सकता है c। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह के आपके बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लीजिए इजीली। ठीक हो गया। और भी आप कैसे नंबर्स हो सकते हैं, सपोज आप कह दीजिए कि एक नंबर ले लीजिए आप 0.1111, लेट्स सपोज 0010, और ये रेशनल नंबर बताना है तो कुछ भी आप बता दीजिए, लीजिए। ठीक है, इसको आप भूल जाइए, हमने एक रेशनल नंबर लिया था, आपको इस तरह का नंबर ले लीजिए। क्योंकि देखिए ये जो नंबर आपका है 1111, ये 1111, इसमें तो सारे बाद में 11 ही आ रहे हैं आपके, लेकिन इसमें क्या है कि हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो c नंबर हो गया वो इस a से तो छोटा हो गया, और वो जो c नंबर है वो इस b से बड़ा हो गया, क्योंकि b से बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ तो 110 है, जबकि यहाँ पर मैंने पहले से 111 ले लिया। और
और देखिए इसका बड़ा सिंपल मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ कि जब भी आपको कोई इरेशनल नंबर लिखना है ना, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया इरेशनल नंबर इस तरह का कि 1111 और 00 समथिंग लिखना है, तो उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए कि लेट सपोज 0.1111 ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप इसमें लिख दीजिए लेट सपोज 0, आप लिख दीजिए 11, फिर आपने लेट सपोज 20 11, लेट सपोज 30 11, लेट सपोज 40 11, और इस तरीके से आप लिखते चले जाइए, क्योंकि देखिए ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो आप सेम फॉर्मेट ले लीजिए किसी भी रेशनल नंबर को लिखने का, बड़ा इजी रहता है। जैसे भी इससे पहले भी हमने एग्जांपल्स किए थे ना, वो 0.23 फिर 223 फिर 3 बार 3, ठीक है, इस तरीके से आप डिजिट्स को रिपीट कर करके लिख लीजिए। तो देखिए ये हमारा एक डिस्कशन हो गया, बेसिक डिस्कशन अपना रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, और किस तरह से उसकी वैल्यूज हम निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है अपने रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, उन पर फिर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आइए अब उसको देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स रियल नंबर्स के। देखिए आपने इससे पहले जो 8th क्लास पढ़ी थी वहां पर भी आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, पावर्स भी कह सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज 2, और आपसे कहा कि 2 की पावर 2 निकालिए, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 निकालिए, या 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 निकालिए, तो आप करते थे 2 into 2 कर देते थे, वो 4 आपका आ जाता था रिजल्ट। तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो एक्सपोनेंट्स आपके रियल नंबर्स के होते हैं, वो आपका एक्सपोनेंट एक इंटीजर भी हो सकता है और आपका वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है रियल नंबर्स का एक्सपोनेंट, वो सिर्फ इंटीजर्स तक पढ़ा है। इंटीजर्स का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है 2, तो आपने ये पढ़ा होगा कि 2 की पावर 3 कितना होता है, या 2 की पावर -3 कितना होता है, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा लेट सपोज 1/2 आपको दिया हुआ है, इसकी पावर 8 आपको निकालनी है। तो जो भी आपके एक्सपोनेंट्स थे, ये आपके सिर्फ इंटीजर्स थे। इनको इसलिए बोलते हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स या इंटीग्रल पावर्स, या इनको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल कि जो भी हमारी पावर दी होती है उस नंबर के, हम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट सपोज अगर आपके सामने लिखा है 2/3, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका ये मतलब है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है a, और सपोज उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका है n, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इस a को, इस रियल नंबर को आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या इसके n फैक्टर्स हैं और सारे के सारे फैक्टर a हैं। तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं a into a, और ये आपके इसके n फैक्टर हो जाते हैं। या आपको इसको कितनी बार लिखना है, n टाइम्स लिखना है। ये सीधा सीधा मतलब हो गया एक्सपोनेंट का, ठीक है। उसके बाद पहले जो रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स हैं, अगर हम इंटीग्रल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके कुछ लॉज हैं, वो भी आपने पहले क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा फास्टली रिव्यू कर लेते हैं। फिर सेम लॉज हमारे रेशनल नंबर्स पर भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो देखिए जो लॉज आपके रहते हैं वो ये रहता है कि अगर a पावर m into a पावर n है, यानी कि आपका कोई भी एक रियल नंबर है a और उसका एक्सपोनेंट m है, कोई रियल नंबर a है और उसका एक्सपोनेंट n है, जहां पर m और n आपके क्या है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट है। देखिए हम यहाँ पर साफ साफ लिखा है इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, मतलब इंटीजर्स हैं। वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं या सेम भी हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सेम बेस रखते हुए पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया a रेज़ टू द पावर m प्लस n। उसके बाद a पावर m है और अपॉन a पावर n है। तो अगर अपॉन a पावर n है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पता भी होगा कि अगर कहीं पर लिखा है a रेज़ टू द पावर x, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/a रेज़ टू द पावर -x, ठीक है। यानी कि जब 1 लेकर गए तो जो पावर है वो माइनस में चली गई, ठीक। या यहाँ पर भी हमने क्या कहा कि अगर हमारा लिखा है a रेज़ टू द पावर n अपॉन a रेज़ टू द पावर n, तो यानी कि लिखा है आपका अपॉन a रेज़ टू द पावर n। अब अगर सपोज मैं सिर्फ इसकी बात करूं, यानी कि मैं कहूं 1/a पावर n, तो 1/a पावर n को क्या लिख सकते हैं आप, a रेज़ टू द पावर -n भी लिख सकते हैं। यानी कि जो पावर, जो एक्सपोनेंट होता है उसके आगे निगेट साइन लग जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाती है, प्लस में है तो माइनस हो जाती है, और अगर प्लस में है तो माइनस हो जाती है, माइनस में है तो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर ये लिखा है a रेज़ टू द पावर n अपॉन a रेज़ टू द पावर n। इसका मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर -n, क्योंकि 1/a रेज़ टू द पावर n, 1/a रेज़ टू द पावर, इसको आपने क्या लिख दिया, a पावर -n। जब वापस से वही आ गया आपका कि आपके जो बेस है वो सेम हो गए, और जितनी पावर्स हैं आप उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a रेज़ टू द पावर m-n। तो दोनों के दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, फर्स्ट और 2। अगर बेस सेम है, पावर्स जो भी है पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक। उसके बाद जो थर्ड है वो है a रेज़ टू द पावर m, और इसका जो होल पावर है वो n है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a रेज़ टू द पावर m इंटू n हो गया। या इसको ये भी कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर n
और उसकी पावर m हो गया। ठीक है, अगर आपके जो दो रियल नंबर्स हैं उनकी सेम पावर है n, तो उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, a रेज़ पावर n और b रेज़ पावर n, ये भी आप लिख सकते हैं। और फिर वही अगर वो डिवीजन में लिखे हैं तो भी आप अलग अलग पावर लिख सकते हैं, a रेज़ पावर n अपॉन b रेज़ पावर n। अब इन्हीं लॉज के ऊपर हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं, सो दैट एक हमें प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे आते हैं इसके। ठीक, तो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए आ सकते हैं, या डायरेक्टली आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया हो, उससे वो आपको कहे कि इसकी वैल्यू आप निकाल के दिखाइए, या एक्स के फॉर्म में कुछ दे दिया हो, कुछ वेरिएबल्स उसमें दे दिए हो, वो कहे कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए, या कुछ प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स आपके आ सकते हैं। तो उस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे अलग अलग तरह के बनते हैं, वो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉज मैंने आपको इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बताए हैं, सेम लॉज हमारे रेशनल एक्सपोनेंट्स के भी होते हैं। रेशनल एक्सपोनेंट्स का मतलब हमारा हो गया कि अगर 2 की पावर है 1/3, यानी कि 2 की पावर अगर 1/3 है तो यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लॉज हमारे बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, लॉज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसमें अगर आप देखें, जो आपका सेकंड लॉ और जो आपका फिफ्थ लॉ है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है कि सेकंड लॉ में आपका a कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका a जीरो हो गया तो क्या होगा, 0 टू द पावर समथिंग अपॉन 0 टू द पावर समथिंग। तो ये एक इनडिटरमिनेट क्वांटिटी होती है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि a कभी भी जीरो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं a अपॉन b रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर भी आपका b कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका b जीरो हो गया तो ये समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसमें। अब आगे अगर हम चलें, कुछ एग्जांपल्स देखें इसके, तो जैसे लिखा है 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4, तो इसमें हमारी कौन सा लॉ लग जाएगा, पहला लॉ लग जाएगा। क्या कहता है पहला लॉ, कि अगर आपका जो बेस है वो सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या क्या है या पावर क्या क्या है, एक तरफ 2 है और एक तरफ 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4, या हम कह सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 6 या 5 रेज़ टू पावर 6, जो भी आपका आएगा वो आप निकाल लीजिए, चाहे इतना भी छोड़ दीजिए, वो भी आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया जो हमने पहले देखा था, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, क्या हो गया था, a रेज़ टू पावर m प्लस n। यहाँ पर हमारा क्या था, a की वैल्यू तो थी हमारी 5, ये तो मेरा a हो गया, ये मेरा a है, ये मेरा क्या हो गया m, ये मेरा क्या हो गया n। ठीक हो गया, इसको देखिए यहाँ पर लिखा है 3/4 रेज़ टू पावर -3। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा देखिए, -3 अगर आ गया नेगेटिव में, जब कभी भी आ गया, तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसका उल्टा कर दो, उसका रिवर्स लिख दो, 1 समथिंग लिख दो। ये बताया था ना कि अगर आपका कहीं पर भी लिखा है a रेज़ टू पावर -n, तो अगर आप इसको लिखोगे 1 करके, तो आपको कितना आ जाएगा, ये a रेज़ टू पावर n हो जाएगा, और ये आपको पता भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4 रेज़ टू पावर 3, ये तो हो गया। ठीक है, 1/3 रेज़ टू पावर 3। उसके बाद इसको लिख लीजिए, ये क्या लिख सकते हैं, 1/3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 3। इस 4 रेज़ टू पावर 3 को आप ऊपर भेज दीजिए, कितना हो गया ये, 4 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। ये इसको आप और सॉल्व कर लेने से दीजिए, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से टर्म्स लिखी हो, लेट सपोज a अपॉन b लिखा है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं c अपॉन d से, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे ऊपर वाले दोनों टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये मेरा इसके इक्वल होता है कि a मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, जब आपका ऊपर भी एक रेशनल नंबर हो, नीचे भी एक रेशनल नंबर हो p अपॉन q फॉर्म में, तो जो सबसे नीचे आपका लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, यानी कि a इंटू डी, और फिर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b इंटू सी को। यहाँ पर भी हमने यही काम किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ हमारा लिखा हुआ है 1/3³ अपॉन 4³, यही तो लिखा हुआ है आपका। अब आपने क्या काम किया, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, और अपॉन क्या लिखा हुआ है 3³ अपॉन 4³। तो आपने क्या किया, 4³ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 4³ चला गया, यानी कि आपने किया 4³ इंटू 1, और नीचे आपने फिर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3³ इंटू 1, तो कितना आ गया 4³ अपॉन 3³। ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या आ गया, 4 4 64 64 एंड 3 3 9 27, ये हमारा सही आंसर है इसका।
नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो आपको निकालना है a रेज़ टू पावर a प्लस b रेज़ टू पावर b। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट कर लेंगे। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। a रेज़ टू पावर a का मतलब कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 और b रेज़ टू पावर b का मतलब हो गया 3 रेज़ टू पावर 3। ये कितना हो गया 2 into 2 4 3 पावर 3 3 से 9 3 27। तो कितना आपका आ गया ये 27 प्लस 4 आपका हो गया 31। सिंपल है, इसको निकाल लीजिए इसी तरीके से। a रेज़ टू पावर b यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस b रेज़ टू पावर a। b कितना है आपका 3 रेज़ टू पावर a यानी कि 3 रेज़ टू पावर 2। कितना हो गया 2 पावर 3 2 पावर 3 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 to the 4 to the 8 और 3 पावर 2 means 9 9 plus 8 is 17। सिंपल है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखना है जैसे कि x की वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 8 और 225 आपको दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि बेस यहाँ पर सेम नहीं है, एक बेस तो आपका 5 है और एक बेस आपका 3 है। ठीक, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसको एकदम स्टार्ट मत करिए, पहले थोड़ा सा उसको देखिए कि किस किस टर्म को हम क्या क्या बना सकते हैं, किस तरीके से वो सोल्व हो सकती है। नहीं सोल्व हो रही है तो उसको थोड़ा सा और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को रिव्यू किया तो राइट हैंड साइड पर तो एक वैल्यू लिखी है 225, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अभी अगर ये मेरे दोनों के दोनों बेस सेम होते तो मैं सीधा सीधा पावर को ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ इसको देखिए 5 रेज़ टू पावर x माइनस 3 को। 5 रेज़ टू पावर x माइनस 3 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर x माइनस 3 को। ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर m माइनस n। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर माइनस n, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n, क्योंकि a रेज़ टू पावर माइनस n है तो उसको मैं 1 अपॉन a पावर n लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब अगर 5 रेज़ टू पावर x माइनस 3 की बात हम करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, ये तो हो गया। तो लिख दीजिए इसको, अब आप इसको लिख दीजिए 5 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, आगे चलिए, मल्टीप्लाई किया, इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए 3 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 3 रेज़ टू पावर 8, क्योंकि ऊपर -8 लिखा हुआ है ना इसलिए नीचे ले आए। अगर वो होता 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 8 तो इसको लिख देते 3 रेज़ टू पावर 2x और इंटू 3 रेज़ टू पावर 8। अभी माइनस में था इसलिए डिवाइड लिख दिया, इज इक्वल्स टू 225। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और सोल्व होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये 5 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x, इसको उधर ले जाइए 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 8 इंटू 225। ये जो दोनों टर्म्स थी आपकी डिवीजन में, ये आप ले गए राइट हैंड साइड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर 2x, क्या लिख सकते हैं इसको 5 रेज़ टू पावर x इंटू, ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू x, ये तो हो गया। अगर ये आप देख रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 2x, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू x। ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और छोटा हो जाइए। तो 3 पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, तो इसको हम लिखते हैं 9 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 8 इंटू 225। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो बेस है वो तो या तो 5 है या 9 है। अब आपको करना ही है कि जो राइट हैंड साइड आपकी है, राइट हैंड साइड में जो भी आपकी पावर्स में जा रही है टर्म्स, तो यहाँ पर आपको जो रियल नंबर्स बनाने हैं बेस में जो रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ 5 और 9 के फॉर्म में हो सकते हैं, तभी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेट नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ठीक है 5 रेज़ टू पावर 3 को छेड़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 9 रेज़ टू पावर x, यहाँ पर आपके पास 3 रेज़ टू पावर 8 है, तो अगर आप 3 रेज़ टू पावर 2x को भी ऐसे छोड़ देते तो भी चल जाता। तो हमने ये जो इवेल्युएट किया है 3 रेज़ टू पावर 2x, आप इसको 3 रेज़ टू पावर 2x ही लिख दें क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी मेरे पास 3 रेज़ टू पावर 8 है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से कर रहा हूँ सो दैट की जो और क्वेश्चंस है वो भी आपको समझ में आए। ठीक, अब ये जो 225 है इसको हमें इस तरीके से करना है कि ये फैक्टर बने कहीं ना कहीं 5 या 9 के फॉर्म में है या 5 और 3 के फॉर्म में है। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल जो हमने उसको वो लिखा है सबसे पहले तो इसको रिमूव करके ये लिखते हैं 5 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x, ये 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 8। अब 225 को आप लिखिए 5 के या 3 के फैक्टर्स में लिखा अगर जाता है तो
करके देखिए 225 को जब आप करेंगे तो 225 को करेंगे तो वैसे दिखाई दे रहा है कि ये किस फॉर्म में आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15 हो गया। फिर करिए 3 से 3 25 जा 75, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका मतलब ये आपका आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3 3 5 5। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 लिख दीजिए। इसको आप लिख दीजिए 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। ठीक हो गया। चलिए आगे आपका हो गया 5 रेज़ पावर x इंटू 3 रेज़ पावर 2x इक्वल्स टू। अब अगर आप इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, बेस सेम है, बेस है दोनों में 5 5। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर्स है इनको आप कर दीजिए ऐड। पावर्स कितनी हो गई 3 + 2 5, यानी कि कितना हो गया 5 रेज़ पावर हो गया 5, क्योंकि आपने पावर्स को ऐड किया यहाँ पर 3 + 2 ये 5 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ पावर, यहाँ पर भी आपका दोनों जगह बेस सेम है, पावर्स कितनी हो गई 8 + 2 यानी कि 10। तो ये आपका आ गया 5 रेज़ पावर x इंटू 3 रेज़ पावर x इक्वल्स टू 5 रेज़ पावर 5 इंटू 3 रेज़ पावर 10। अब जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको दी हो तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली इसके इक्वेट कर देंगे और इसको डायरेक्टली इसके इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके सामने इस तरह की इक्वेशंस आएंगी, जब भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा तो हम सीधा रख देंगे 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक हो गया, क्योंकि जब भी तो ये इसके इक्वल आएगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है। या आप क्या कह सकते हैं दूसरा कि 3 रेज़ पावर 2x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेज़ पावर 2x है और राइट हैंड साइड में 3 रेज़ पावर 10 है। तो आप क्या कहेंगे कि 2x इज इक्वल्स टू 10। आप कहेंगे 2x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर आप क्या कहेंगे x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आप कहेंगे x इक्वल्स टू 5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 2x इक्वल्स टू 10, यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 5 आ गई। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो दो तरीके से आपके पास x की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, अब देखिए ये हमने एक तरीका बताया बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा, अच्छा 5 और 3 तो यहाँ पर हमें दिए हुए थे पहले से ही, तो हम डायरेक्टली 225 को लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आइए अब लिख के देखते हैं। अब सपोज आपको इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करें। अभी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये कैलकुलेशन की थी, इसको नीचे लेके आए थे, सपोज ये अब नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीधा लिख रहे हैं 5 रेज़ पावर x - 3 इंटू 3 रेज़ पावर 2x - 8। और 225 को हमने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था ना 3 पावर 2 और 5 पावर 2 लिख दीजिए। आप लिख दीजिए 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ये लिख दिया। इसको इसके इक्वेट कर दें और इसको इसके इक्वेट कर दें। तो जब आप करेंगे 5 रेज़ पावर x - 3 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2, क्या होगा 5 रेज़ पावर x - 3 इक्वल्स टू 5 पावर 2, कितना आ गया x - 3 इक्वल्स टू 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। इक्वल कर दिया तो x - 3 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। या अगर दूसरे वाली लेंगे तो क्या करेंगे 3 रेज़ पावर 2x - 8 किसके इक्वल कर देंगे आप इसको 3 रेज़ पावर 2 के, कितना आ गया 2x - 8 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2x इक्वल्स टू 10। 2x वापस से कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको लेंथी जान के बताया था, सो डेट कि आपको ना एक आइडिया लगे, जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए तो आप उसको जज करना सीखें कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को लेकर चलना है। क्योंकि ये कोई फिक्स मेथड नहीं है कि ये फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया, ये आपको जज ही करना पड़ेगा। ठीक, तो इस नंबर को देख के मुझे आइडिया लग गया कि हाँ ये मेरा 3 और 5 के फॉर्म में डायरेक्टली आ सकता है, तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे शो करना है कि दिस अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू 1। अभी हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो आप सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब देखिए थोड़ी सी टर्म्स इसमें हमारी बड़ी आ रही है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी सोल्व करें जो थोड़े लेंथी हो, तो एक बार जो भी आपने टर्म को इवैल्यूएट किया है उसको वहीं के वहीं वेरीफाई जरूर करें कि हमने जो अभी कैलकुलेशन करी है वो सही हो गई क्या। क्योंकि अगर किसी भी स्टेप में आपकी माइनर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर आपका सही नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी x रेज़ टू पावर a इंटू
b माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स रेस पावर b इंटू a माइनस सी। उसके बाद इससे डिवाइड कर रहे हैं, बड़ा सा डिवीजन लगा दीजिए, क्या हो गया एक्स रेस पावर b अपॉन एक्स रेस पावर a और फोर्थ पावर भी c। ठीक, लिखिए उसको वापस से। अब आप लिखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस पावर a इंटू बी और माइनस a इंटू सी, ए बी माइनस ए सी, ये तो आपका हो गया। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ हमने अलग नहीं किया। इस तरीके से यहाँ पर b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस पावर बी ए माइनस बी सी, लिख दीजिए एक्स रेस पावर बी ए माइनस बी सी, फिर डिवाइड लगाइए। ये कितना हो गया आपका, आई बताया था आपको ये जब हमने लॉस पढ़े थे, तो कि जब भी हमारी a रेस पावर m और उसकी पावर n होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेस पावर mn लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, x रेस पावर c और x रेस पावर a है, इसका मतलब यही तो लिखा है ना कि x रेस पावर c अपॉन x रेस पावर a और उसकी पावर c, अलग अलग लिखा है ना। ठीक है, क्योंकि ये लो है ना कि अगर a अपॉन b की पावर x है तो उसको हम a पावर x अपॉन b पावर x लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया x रेस पावर बी सी अपॉन x रेस पावर a c। अभी मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह के आप डिविजन्स करें तो फर्स्ट टर्म जो भी सबसे ऊपर है और ये इनको मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, कितना हो गया इसको करेंगे तो x रेस पावर ए बी माइनस ए सी और मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस पावर ए सी अपॉन क्या करेंगे, एक्स रेस पावर बी ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस पावर बी सी। वापस से फिर एक लो लगा दीजिए, क्या कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। कितना हो गया, एक्स रेस पावर ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं अभी, ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी डिवाइड बाई एक्स रेस पावर बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी, ये माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बच गया एक्स रेस पावर ए बी डिवाइड बाय एक्स रेस पावर बी ए। एक्स रेस पावर ए बी लिखा हो चाहे एक्स रेस पावर बी ए लिखा हो, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये भी एक तरीके से मेरा एक्स रेस पावर बी ए लिखा है, ये भी एक्स पावर बी ए है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था कि शो करो कि ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉर x। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करें, देखिए 5 रेज़ पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 रेज़ पावर x माइनस 1। अब वापस से इसको पहले थोड़ा सा एनालाइज करिए कि किस तरह का मेरा बेस है, किस तरह के मेरे एक्सपोनेंट्स चल रहे हैं, कैसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 6 इंटू 5 पावर x है, यहाँ पर 5 पावर x है और यहाँ पर मेरा 5 रेज़ पावर 2x है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है जी, इसको हम अगर अलग अलग कर लें, 5 रेज़ पावर 2x अलग कर दें, फिर 5 पावर x आ गया, तो करके देखते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब सबसे पहले ये करें कि जो x वाली टर्म है वो एक तरफ ले आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ करते हैं कि 5 रेज़ पावर 2x प्लस 1 और माइनस 6 इंटू 5 रेज़ पावर x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, हम इसको उठाकर राइट हैंड साइड को, इस वाली टर्म को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। राइट हैंड साइड में प्लस में थी, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आए तो यहाँ पर माइनस में आ गई। ये करते हैं आप, इसको अब आप ये लिख दीजिए 5 रेज़ पावर 2x इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस है ना, बेस 5 है, पावर है m प्लस n, तो मैंने लिख दिया a टू पावर m इंटू a टू पावर n, क्योंकि 1 ही तो लिखा हुआ है। अगर इसको करेंगे तो 5 रेज़ पावर 2x प्लस 1 तो लिखा जाएगा ये, और माइनस 6 इंटू 5 पावर x इक्वल्स टू माइनस 1। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करें इसमें, अब हम इसमें ये करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, और आगे क्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हैं 5 रेज़ पावर x का स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ ही 5 रेज़ पावर 2x है ना, 5 रेज़ पावर 2x है, इसको हम 5 रेज़ पावर 2 इंटू x लिख सकते हैं, इसको हम 5 रेज़ पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक ही तो बात है, यही बताया था ना, a रेज़ पावर m इंटू n हो चाहे a रेज़ पावर n की पावर n m हो, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होते हैं, a रेज़ पावर mn, ये यहाँ लिखा हुआ है।
ए रेज़ टू पावर एम एन, ये आपका ए है, ये आपका एम है, ये आपका एन है। तो हमने क्या लिख दिया, ए रेज़ टू पावर एन, ए रेज़ टू पावर एन और उसकी पावर एम लिख दी, एक लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये हो गया इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 पावर एक्स इक्वल्स टू -1। अब क्या करें, अब हम इसमें 5 पावर एक्स को, अब ये ना तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नहीं पता आप लोगों को आती है अभी कि नहीं आती, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे तो भी आपको डायरेक्टली सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, ठीक। देखिए किस तरीके से सोल्व करें। अभी मैं इसका एक पहले आपको मेथड बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको दूसरे सिंप्लीफाई मेथड से कर लेंगे। अभी लेट्स सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 टू द पावर एक्स को, अभी आप ये एज्यूम कर लीजिए, लेट 5 टू द पावर एक्स को आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ये मेरा y हो गया, लेट्स सपोज आपने इसको y बोल दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इंटू 5 माइनस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू -1। ये कितना हो गया आपका 5y स्क्वायर माइनस 6y माइनस को इधर ले -1 को, तो +1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसके फैक्टर्स बना लीजिए, ये आपको आते होंगे, आपने क्लास 8 पे किए होंगे वैसे। ये 5 है आपका, ये 1 है, तो अब इस तरह की दो टर्म्स लेनी है जिनका जो सम है वो तो 5 आना चाहिए और जो उनका एडिशन है वो -6 आना चाहिए। तो ऐसे दो टर्म्स हो गई -2 और -3, सॉरी आप लीजिए इसमें 5 1 5 और 1 ले लीजिए, तो 5 और 1 लेंगे क्योंकि जब 5 और 1 लेंगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा आपके 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y, क्योंकि 5 और 1 लेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो आपका 5 आ गया और जब आपने -5 और -1 को ऐड किया तो सम उनको आ गया -6 और +1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप 5y को कॉमन निकाल लीजिए तो कितना आ गया आपके -1, फिर -1 कॉमन निकाल लीजिए तो ये भी आपका आ गया y -1, ठीक है। उसके बाद आप इसको जरा फटाफट से सोल्व कर दीजिए, इधर लेफ्ट साइड में ले लेते हैं इसको। ये आपका आ गया 5y -1 इंटू y -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 5y -1 इक्वल्स टू, यानी कि 5y -1 इक्वल्स टू 0 और एक आपका आ गया y -1 इक्वल्स टू 0। एक तरफ आपका आ गया y इक्वल्स टू 1/5 और एक आपका आ गया y की वैल्यू 1। अब एक वैल्यू आपकी y की वैल्यू 1/5 आ गई और एक वैल्यू आपकी y की 1 आ गई। y को आपने क्या एज्यूम किया था 5 पावर x, यानी कि इसके क्या रख सकते हैं 5 पावर x इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पर क्या रख सकते हैं 5 पावर x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं 5 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर -1 भी लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। और अगर इससे सोल्व करेंगे तो ये 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 तो हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 0 भी आ गई और x की वैल्यू -1 भी आ गई। अब यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू 0 इसमें रखेंगे आप तो कितना आएगा, अब इसको रख के देखिए, वेरीफाई करिए। जब आपने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो कितना बना 5 की पावर 1 बना लेफ्ट हैंड साइड तो, और राइट हैंड साइड में कितना बना 5 पावर 0 यहाँ रखा। अगर आपने x की वैल्यू को 0 किया, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो 5 पावर 0 + 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 पावर 0 -1, यानी कि ये तो आ गया 5 और ये कितना बचा 6 -1, ये भी कितना आ गया, क्योंकि 5 पावर 0 तो 1 हो गया, तो 6 इंटू 1 -1 ये भी 5 आ गया, यानी कि 5 = 5, यानी कि x = 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू रखें -1, इसमें -1 रखेंगे तो कितना आएगा 5 पावर 2x, यानी कि 2x का मतलब कितना हो गया आपका -2। 5 पावर x की वैल्यू -1 रखेंगे, -2 + 1 यानी कितना आ गया 5 पावर -1 आ गया, यानी कि ये आ गया 1/5 और राइट हैंड साइड निकालने तो कितना आएगा 6 इंटू 5 पावर -1 इज -1, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया 6/5 -1, तो ये हमारा हो गया 6 - 5/5, 6 - 5/5 यानी कि 1/5। तो ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी हो जाएगी हमारी और x की वैल्यू -1 भी हो जाएगी, तो ये हमने इसको आंसर निकाल लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई दिस। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन वही आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते जाइए, तो कोई लेंथी नहीं है, लेकिन करिएगा बड़े ध्यान से। हर एक स्टेप को लिखने के बाद उसको वेरीफाई जरूर करिए, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है उसमें। आइए कर लेते हैं इसको सोल्व। तो ये कितना हो गया हमारा 6 इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा रिडक्शन ये लग रहा है कि जब हम इस 2 पावर 3n को अलग कर देंगे और 2 पावर -2 है तो उसको जब हम 2 पावर -2 को नीचे लेकर आएंगे तो 2 पावर 2 नीचे आएगा,
यानी कि 4 नीचे आ जाएगा और 4 4 जो 16 मेरा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब 2 पावर 3n है तो आप देखिए 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लें, अगर 2 पावर 3 कर लें तो 8 आएगा, फिर 8 पावर n हो जाएगा। यहाँ पर भी मेरे पास 8 पावर n जैसी चीजें हैं, यहाँ पर भी मेरे पास ये 8 पावर n जैसी चीजें आ जाएंगी। जब 2 पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 8 पावर n है। तो देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें ना, 1 मिनट पहले उसको देखें क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है फिर काम करना। अब देखिए इसको हम लेकर चलते हैं आगे, आइए लिख लेते हैं इसको। ये आपका हो गया 6 इंटू 8 रेज़ पावर n इंटू 8 एंड प्लस 16 इंटू, इसको लिख लेते हैं 2 रेज़ पावर 3n, और क्योंकि ये 2 रेज़ पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा 2 रेज़ पावर 2। उसके बाद इसको लिखिए डिवाइड, और यहाँ पर लिख दीजिए 10 इंटू 2 रेज़ पावर 3n, और इसको क्या लिख दीजिए 2 पावर 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 पावर 1, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए -7 इंटू 8 रेज़ पावर n। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 रेज़ पावर 3n, तो ये 8 पावर n ही तो हो गया ना। 2 रेज़ पावर 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 रेज़ पावर 3 होल पावर n, 2 रेज़ पावर 3 कितना हो गया 8 और पावर n, तो लिख दीजिए इसको। ये कितना हो गया ऊपर 8 6 जा 48, यानी कि 48 इंटू 8 पावर n, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो कितना हो गया आपका ये 4 इंटू, ये भी कितना हो गया वापस से 8 पावर n डिवाइड बाय 10 इंटू 2 20, यानी कि 20 इंटू 8 पावर n, क्योंकि 8 पावर n है, -7 इंटू 8 पावर n। 8 पावर n कॉमन निकाल लीजिए ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाए 48 प्लस 4, और नीचे आपको कितना बच गया ये 20 -7, और इसमें भी आपने क्या निकाल लिया 8 पावर n निकाल लिया कॉमन। जब आपने कॉमन निकाल लिया तो ऊपर नीचे कट गया 8 पावर n, क्योंकि चारों टर्म्स में था। ऊपर कितना बचा आपका 48 प्लस 4 52, और 20 -7 यानी कि 13, तो ये आपका आ गया 13 4 52, 4 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, फिर ये हमारा आ गया रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हमने अभी इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स किए थे रियल नंबर्स के, लेकिन अगर आप रेशनल एक्सपोनेंट भी लेते हैं तो जो लॉज हैं हमारे रेशनल एक्सपोनेंट के वो सेम है जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट में थे, यानी कि वही a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर इक्वल होगा a रेज़ टू पावर m प्लस m, a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल होगा a रेज़ टू पावर m माइनस, वो सब बिल्कुल सेम है सारे के सारे लॉज, ठीक। तो यहाँ पर अब जो हम रेशनल एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा एक नया साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। उसका क्या मतलब होता है ये देख लीजिए। अभी सपोज आपके पास कोई रियल नंबर है 2, अब आप कह रहे हैं कि जी हमने इस 2 की जो एक्सपोनेंट है वो लिखा है लेट्स सपोज 1/2, ठीक। तो जब आप ये कह रहे हैं 2 रेज़ पावर 1/2, इसका मतलब ये है कि 2 को हम 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप यही तो कह रहे थे तब तक कि अगर 2 रेज़ पावर 2 है तो आप ये तो कह रहे थे ना 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या अगर आपके सामने लिखा है 3 रेज़ पावर 4 तो आप क्या कहते थे कि हम जो है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आप 2 को 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 को अब रिप्रेजेंट करें कैसे, तो उसके लिए एक साइन बनाया, उस साइन को हमने बोला रेडिकल साइन, ठीक है। अब उस रेडिकल साइन को हम जनरल टर्म्स में बोले तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया रेडिकल साइन, ये आपका आ गया रियल नंबर a, और जो भी आपने उसका एक्सपोनेंट लिखा है ना, उस एक्सपोनेंट में जो भी आप लिख रहे हैं, लेट सपोज ये आपका कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर p/q आपका लिखा है, तो जब भी आप इस तरह से लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम p को 1 एज्यूम कर रहे हैं और q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, और लेट सपोज उसको हम बोल रहे हैं n, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है a और अगर उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका है 1/n, तो आप उसको लिखेंगे ये रेडिकल साइन, यहाँ पर आपने n लिख दिया और यहाँ आप लिखेंगे a, ठीक। उसी तरीके से अगर जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है तो उसको आप लिखेंगे ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक। ये आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है। या अगर कोई भी मेरा रियल नंबर है, लेट सपोज 880 कोई रियल नंबर है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो सपोज 1/3 है, तो अगर रेडिकल साइन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका रियल नंबर 80 आएगा और जो उसका 1/3 था उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 80, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 80, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल साइन, ठीक।
लोज बिल्कुल सेम लेंगे, लोज सेम है इसका मतलब जो कैलकुलेशन होनी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो इंटीजर्स हैं वो भी मेरे रेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई लो डिफर नहीं करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के देख लेते हैं। अब सपोज आपके सामने लिखा है 8/27 रेज़्ड पावर 1/3 या -8 रेज़्ड पावर 1/2। देखिए यहाँ पर एक नई चीज हमारी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो क्या है? अभी तक हम ये कह रहे थे कि जो हमने नंबर लाइन ली थी, मैंने आपसे बोला था कि यूनिवर्स के जितने भी नंबर हैं आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर हमने उस नंबर लाइन को कहा था रियल नंबर लाइन। इसका मतलब हम वहां पर बात कर रहे थे सिर्फ रियल नंबर्स की, और हमने कहा कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक, इतना ही आपके कोर्स में पढ़ना है आपको। लेकिन जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो आप उस रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो आप पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, ठीक। तो वो किस तरह के नंबर्स होते हैं वो आपको बता देता हूं, हालांकि हमको पढ़ना नहीं है वो, हम यहाँ पर कह देंगे कि ये हमारे स्कोप से बाहर है अभी, लेकिन एक आइडिया में फिर भी होना चाहिए। अब सपोज अभी सबसे पहले इसको इवेल्युएट करते हैं। 8/27 रेज़्ड टू पावर 1/3, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको निकालना आता है, ये मैं एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ, या निकालने का जो तरीका एक बार मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ आपको कर दूं तो उसका तरीका यही होता है कि सपोज अगर 4 है और 4 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि यहाँ पर आपका जो भी 4 है आप उसको सारे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लें। सपोज आपने 4 को लिख दिया 2 × 2। अब आप क्या करेंगे कि इस रेडिकल साइन से अगर आपको कोई भी वेरिएबल, कोई भी रियल नंबर बाहर लेकर आना है, तो अगर उसके 2 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं तो एक बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सपोज 2 जो है आपका 2 बार एग्जिस्ट करता है, तो इन 2 में से 1 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, अंदर 1 बचेगा। और अगर आप किसी का भी निकालेंगे, मतलब आप अगर ये 1 लिखा है उसका चाहे आपका कुछ भी लिखा हो, 1 की कोई भी पावर हो, आपकी 1 की कोई भी पावर हो, वो आपका हमेशा 1 ही होता है। यानी कि अगर 1 की पावर आप 1/2 लेंगे तो भी आपका वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बच गया 2, और ये खाली 1 बचा, ये आपका 1 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 2। ऐसे तो आप निकालते हैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। इसी तरीके से अगर सपोज आपके पास कोई भी नंबर लिखा है, मैं जनरल नंबर लेकर चल रहा हूँ, लेट सपोज आपके सामने लिखा है 2 × 3 × 2 × 3 × 3 × 1 × 4 लिखा हुआ है सपोज आपके पास। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसका लेट सपोज निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर 2 कितने हैं, 1 2 है, 2 2 है, नहीं, अगर 1 2 और होता तो हम 1 2 को बाहर ले आते, क्योंकि 3 2 होने चाहिए। अगर 3 की बात करें, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 ये है, इसका मतलब 1 3 बाहर आ जाएगा, तो एक तो आपका 3 बाहर आ गया। उसके बाद 2 1 ये है, 1 ये है, 2 आपका बाहर नहीं आएगा, 1 भी सिर्फ 1 है, बाहर नहीं आएगा, 4 भी आपका बाहर नहीं आएगा, यानी कि क्या बचा आपका सिर्फ ये बच गया 2 × 2 × 1 × 4। ये आपका कितना हो गया 3 × क्यूब रूट ऑफ 2 to the 4 4 to the 16, ठीक है। कल अच्छा अब देखिए इसमें थोड़ा सा और सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। फिर जो आपका 4 लिखा है इसको आप ये लिख सकते हैं ना, 2 × 2 1 को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 करके, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास 3 पेयर्स बन गए इस 2 के, तो अब आप एक 2 को और बाहर ला सकते हैं, यानी कि हो गया 3 × 2 और क्यूब रूट ऑफ खाली 2 आपका अंदर रह गया, तो ये आपका आ गया 6 क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से आप अपने स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स को सॉल्व करते हैं। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने निकाला 8/27 पावर 1/3, यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो भी आपको रियल नंबर्स दिए हुए हैं ना, आप इनको इंटीजर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखिए। इंटीजर एक्सपोनेंट्स का मेरा मतलब ये है कि जैसे 8 आपका लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स में बनाइए, इसको फैक्टर्स में बनाइए, तो देखिए आपको ना पावर्स के फॉर्म में लिखना समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 8 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 × 2 × 2 फैक्टर बनेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर कहें तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 9 3 27। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3/3/3, यही तो हो गया। तो इसकी पावर भी कितनी हो गई आपकी 1/3। अब इसको आप अलग अलग लीजिए, ये कितना हो गया 2/3 की पावर 1/3/3/3 की पावर 1/3। ये लिख सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऊपर क्या कह सकते हैं
a पावर m इंटू n, यानी कि a पावर 3 इंटू 1/3। इसी तरीके से नीचे 3 पावर 3 इंटू 1/3। कितना हो गया ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। एक चीज इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप जब भी ये रेडिकल साइन ले रहे हैं और जो भी आपका ये रेशनल नंबर में दिया हुआ है एक्सपोनेंट, अगर रियल नंबर आपका सपोज नेगेटिव है, ठीक है, सपोज आपका है -1 और आप निकाल रहे हैं इसका इस तरीके से एक्सपोनेंट, और जो आपका n है वो एक ओड नंबर है, यानी कि n की वैल्यू 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा -a⁻1/n के। ये कब होगा? जब n आपका ओड होगा, याद रखिए, जब आपका n है तभी ये होगा। अब अगर आप इसको यहां पर निकालें -8⁻1/2, ठीक है, अब n क्या है? क्या आपका n ओड है? नहीं, यहाँ पर जो 1/n है, ये जो 2 है, ये आपका इवन है, ठीक है। अगर ये आपका इवन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -8, और स्क्वायर रूट ऑफ -8 अगर आप करेंगे भी तो आप क्या लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये आपका हो गया। इसको अगर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि चलो एक -2 बाहर ले आते हैं, आप एक -2 बाहर ले आए, क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ -2। इसका मतलब अब आप एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं जो कि मेरा पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जब भी मैं स्क्वायर रूट्स निकालूं ये मेरा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है तो मैं इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकाल सकता, और इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वहां पर हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बोलते हैं आई वहां पर हमारा होता है आई होता, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह के हम, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया तो हम लिख देंगे इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमारा आ गया कि 32 पावर -3 और उसकी पावर भी कितनी है, मतलब 1/5 है। जब भी तो वहां पर रेडिकल साइन में 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 32 पावर -3 और इसकी पावर भी कितनी हो गई आपकी 1/5। तो मैंने जैसे आपको बताया 32 लिखा है, सबसे पहले इसको फैक्टर्स बना लीजिए। फैक्टर्स बनाएंगे तो कितने बनेंगे इसके 32 के? 2 2 4 4 16 32, ठीक है। 2 4 4 8 2 16 रहेंगी, 2 पावर 5 बन गया आपका। ये तो बन गया ना। आप सॉल्व करके देखिएगा। इसको आप एक लिख सकते हैं 2 4 4 8 8 16 32, और इसकी पावर -3 और होल पावर 1/5, ठीक है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 पावर -3 पावर 1/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 5 इंटू -3, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, और होल की पावर कितनी हो गई 1/5। जब भी मल्टीपल पावर्स हो ना तो कभी भी प्रोडक्ट मत करिए, कैलकुलेशन सारी बाद में करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर में हो, कुछ वैल्यू न्यूमरेटर में हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। आप अननेसेसरी उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 5 इंटू -3। अब ये भी पावर्स हैं, ये भी पावर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/5 से। देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका 5 से 5 डायरेक्टली आपका कट गया, तो खाली कितना बचा आपका? बच गया 2 पावर -3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8। सिंपल है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 256 रेज़ पावर माइनस, और फिर लिखा है 4 रेज़ पावर -3/2। तो हम एक काम ये करते हैं इसमें कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी लिखी है विदाउट नेगेटिव साइन, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये है 4 रेज़ पावर -3 4 रेज़ पावर -3/2। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसको हम ये कह सकते हैं, पहले ये जो साइन है ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, यानी कि 1/2 1/3 1/5 1/7 1/15 जो भी है, पहले उस फॉर्म में इसको बना लो। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं
4 रेज पावर -3 और होल पावर 1/2, यही तो लिखा है, क्योंकि 4 रेज पावर -3 इंटू 1/2 या -3/2। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 4 पावर -3 है तो 4 पावर -3 है तो a पावर माइनस n है तो क्या लिख सकते हैं 1/a पावर n, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4 रेज पावर 3 और पावर 1/2। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखिए क्या सोल्व हो सकता है, बताया था मैंने आपको अभी। ये क्या है, ऊपर तो 1 ही आ गया, नीचे कितना हो गया 4 रेज पावर 3 और ये स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, निकालिए कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 लिखा है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक तो पूरा, क्योंकि 2 बार देखिए दो के पेयर बनने के, हाँ एक तो 4 का पेयर बनी गया हमारा, और जो ये 4 बचा है इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 बाहर आ जाएगा। तो मेरा कितना आ गया 1/8 आ गया। परफेक्ट है, ये मेरा 1/8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब अगर ये 1/8 आ गया हमारा, तो यहां पर अब लिखिए इसको, ये कितना हो गया आपका 256 पावर -1/8, ये तो हो गया 256 पावर -1/8, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/256 पावर 1/8। सिंपल है। ठीक है, इसमें अगर आप बनाएंगे ना, देखिए फैक्टर्स बनते चले जाएंगे 2 के। अगर आप देखेंगे ना 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, यानी कि 2 पावर 8 ही बन जाएगा इसमें। तो अगर आप इसमें बनाएंगे, आप सोल्व करके देखिएगा, तो आपका बन गया 2 पावर 8 और इसकी पावर 1/8, तो कितना हो गया 1/2 पावर 8 इंटू 1/8। यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया सिंपल 1/2। सिंप्लीफाई करके सिंपल 1/2 आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी से, जो भी प्रैक्टिस बुक आप कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी बनेगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले आपका है 4th रूट, देन फिर आपका है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इनर रूट है उसको सोल्व करिए। इनर रूट कितना है आपका, इनर रूट आपका है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर पावर 1/3, यानी कि कितना हो गया x पावर 2/3 हो गया। ठीक है, बढ़िया हो गया, तो लिख दीजिए इसको, ये आपका आ गया 4th रूट ऑफ x पावर 2/3। इसको भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे x पावर 2/3 और इसकी पावर 1/4, कितना हो गया x पावर 2/3 इंटू 1/4, ये कट गया 2 2 4, यानी कि कितना बच गया x पावर 1/6। या इसको सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, ये लीजिए सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा ही। इसका मतलब 6th रूट जो है 6th रूट ऑफ x है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप सीधा भी लिख सकते थे कि x की पावर 2, एक इसका 1/3 है और एक इसका 1/4 है, तो 2 2 4, यानी कि सीधा यहीं से दिख रहा है x पावर 1/6 आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है, x रेज़ टू पावर -1 y स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये दे रखा है कि दिस टर्म, फिर डिवाइड किया आपने इस टर्म से और ये इसके इक्वल अगर है तो कह रहा है प्रूव करिए a प्लस बी हमारा -1 होगा और x और y हमारे दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है हमारे x y। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसने कहा मतलब एक इक्वेशन हमें दी हुई है, फिर हम इसके इक्वेट कर देंगे इसको। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं x रेज़ टू पावर समथिंग और y रेज़ टू पावर समथिंग आना है, फिर जब इक्वेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इक्वेशंस बनेगी। चलिए सबसे पहले इसका मतलब जो पहला टास्क है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये सोल्व हो जाएगा अगर आप इसमें देखें तो। ठीक, तो इसमें हम क्या कर लें कि वाई स्क्वायर अपॉन ये x पर -1 है तो नीचे x आ जाएगा, क्योंकि x पर -1 इज 1/x। ये आपका नीचे x क्यूब लिखा ही है और ये आपका y पावर -2 है, तो ये जाएगा 1/y पावर 2, यानी कि y पावर 2 एक और ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया बिल्कुल। और इसकी पावर कितनी है 1/3। फिर डिवाइड करिए इसको, यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख लीजिए x पावर 6 अपॉन ये जो x पावर -2 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो x पावर 2 आ जाएगा। ये y क्यूब -3 है नीचे, ऊपर है तो y क्यूब नीचे आ गया और एक y क्यूब पहले से लिखा हुआ है और ये जो y -3 था ये नीचे ले आए। ये आपका हो गया 1/2, ये x पावर a और y पावर b। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये आपका है 1/3। ठीक है, ये कितना आपका हो गया y पावर 4
अपॉन x पावर 4 पावर 1/3 डिवाइड बाय x पावर 8 अपॉन y पावर 6 पावर 1/2 इज इक्वल टू x पावर a y पावर b। ठीक हो गया, क्योंकि y पावर 3 और y पावर 3 तो दोनों की पावर से ऐड हो गई तो बन गया y पावर 6। ठीक, इसको कर दीजिए, ये कितना हो गया अगर आप देखेंगे तो y पावर 4/3 डिवाइड बाय x पावर 4/3 डिवाइड बाय x पावर 8/2 डिवाइड बाय y पावर 6/2 इज इक्वल टू x पावर a y पावर b। थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा अगर आप देखें तो। ये कितना हो गया एक्चुअली में x पावर 8 पावर 1/2 x पावर 4 हो गया ना, और ये y पावर 3 हो गया हमारा। कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया आपका, ठीक है, y पावर 4/3 अपॉन x पावर 4/3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 डिवाइड बाय y क्यूब इक्वल्स टू x पावर 8 एंड y पावर b। ये भी हो गया। अब इसको थोड़ा डिवाइड फॉर्म में लिख लीजिए, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया, इसको डिवाइड करिए, y पावर 4/3 डिवाइड बाय x पावर 4/3 होल डिवाइड बाय x पावर 4 एंड y क्यूब इज इक्वल्स टू x पावर a y पावर b। क्या बताया था अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। इन दोनों को एक साथ करेंगे तो कितना हो गया, y पावर 4/3 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका पावर फिर ऐड हो जाएगी, और ये कितना हो गया x पावर 4/3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू x पावर a y पावर b। ये कितना हो गया, y पावर 4/3 प्लस 3। कर लीजिए सोल्व आप, 4/3 प्लस 3 कितना हो गया 13/3, और x की पावर कितनी हो गई है, x की पावर भी हो गई आपकी 4/3 प्लस 4 तो 16/3 इज इक्वल टू x पावर a और y पावर b। x को ऊपर ले आइए, x को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर कर लेते हैं इसको। x को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये x पावर -16/3 और y पावर 13/3 कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका ये x पावर -16/3 और y पावर 13/3 इज इक्वल टू x पावर a एंड y पावर b। तो a इक्वेट कर दीजिए, इसको इसके इक्वेट कर दीजिए और इसको इसके इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -16/3, a की वैल्यू हो गई ना, और b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 13/3। अब उसने क्या कहा, आप निकालिए a प्लस b। अब a प्लस b आप निकालिए, a प्लस b कितना हो गया आपका, a प्लस b हो गया -16/3 और प्लस 13/3, तो कितना आ गया ये आपका 3 एलसीएम आ गया, -16 प्लस 13 यानी कि आपका आ गया -3/3 यानी कि आपका आ गया -1। ये हमारा प्रूव हो गया a प्लस b इक्वल्स टू -1। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो अब ये हमारा हो गया 3 रेज़ पावर 4x, 3 रेज़ पावर 4x इक्वल्स टू 1/81। इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इस टर्म से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी कितना हो गया हमारा, देखिए आपको दिख रहा है कि 3 रेज़ पावर 4 कितना होता है हमारा, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 3 रेज़ पावर 4 पावर x इक्वल्स टू 1/81। ये कितना हो गया 3 रेज़ पावर 4, बताइए आप खुद बता सकते हैं, या तो इसको आप ये लिख लीजिए 3 3 9 27 81, इसी तरह से 81 पावर x इक्वल्स टू, या इसको 81 पावर -1 ही लिखा रहने दें आप, ठीक है, जो लिखा हुआ था ओरिजिनली। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, बेस हमारा सेम हो गया तो पावर्स हमारी इक्वेट हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1 आ गई। चलिए y की निकाल लेते हैं, ये हमारा हो गया 10 रेज़ पावर 1/y इक्वल्स टू 0.0001, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ पावर 1/y इक्वल्स टू 1 अगर डेसिमल को उठाएंगे तो नीचे 4 जीरो जाएंगी, यानी कि 10 पावर 4 हो गया। या इसको हम क्या कह सकते हैं 10 पावर 1, इसको हम क्या कह सकते हैं 10 पावर 1/y इज इक्वल्स टू 10 पावर -4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/10 पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 पावर -4। बेस सेम हो गया, पावर्स को इक्वेट कर दो, यानी कि 1/y इक्वल्स टू -4 आ गया, या y की वैल्यू कितनी हो गई -1/4 आ गई। ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 2 पावर -x, x की वैल्यू -1, -1 पहले से था, x की वैल्यू में माइनस है, हमने -1 रख दिया। उसके बाद हमारा +4
प्लस 4y, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 की पावर 1 और -1, 2 पावर 1 -1 यानी कि 2 पावर 0, 2 पावर किसी की पावर 0 1 आ गया। तो हमारा इक्वेशन सोल्व हो गई है और इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो देखिए हमने अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस के देखे कि अगर किसी भी रियल नंबर्स की कोई भी पावर है तो वो जो पावर है वो चाहे तो रेशनल नंबर हो चाहे डायरेक्टली वो इंटीजर हो, उसको किस तरीके से सोल्व करना है। हमने फिर लॉज देखे, इंटीग्रल्स के भी देखे और जो रेशनल है उसके भी देखे जो कि सिमिलर रहते हैं। फिर उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, कहीं पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगी, इक्वेट कैसे करना है, प्रूव कैसे करना है। तो जो भी आपके पास बुक्स हैं आप उससे भी इसको क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, अब जो इसमें लास्ट पार्ट हमारा बचता है नंबर सिस्टम में वो होता है रेशनलिज्म। ठीक, तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।